हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में एक लेक्चर सीरीज चला रहा हूं, जिस लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको 5 लेक्चर बता चुका हूं। ठीक है, और लास्ट लेक्चर मेरा था आपका फाइब्रस प्रोटीन पर था। किस पर था? फाइब्रस प्रोटीन पर था। और उसमें मैंने पढ़ाया था आप सभी बच्चों को अल्फा केराटिन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था आपको? अल्फा केराटिन प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक बच्चे, तो आज इस लेक्चर्स में जो 6th लेक्चर है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कोलेजन प्रोटीन्स के बारे में। ये प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको CSIR में एक क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएगा। CSIR लाइफ साइंस का जो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। कभी कभी IIT जैम में भी क्वेश्चन पूछ देता है, JNU में भी पूछ सकता है लाइफ साइंस के पेपर में, और आपका गेट में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए सारे बच्चे कॉपी कलम ले ले, साथ में बैठे और पढ़े हमारे साथ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर्स को। वही पढ़ेंगे कोलेजन प्रोटीन्स। तो अगर कोलेजन प्रोटीन्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले समझते हैं कोलेजन प्रोटीन होता क्या है। ये एक प्रकार का स्पेशल लेफ्ट हैंडेड ट्रिपल हेलिक्स है। हमने आपको पढ़ाया था, सेकेंडरी हेलिक्स पढ़ाया था, बीटा शीट पढ़ाया था। इसका एक अलग ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वह है ट्रिपल हेलिक्स। यानी इसमें तीन तीन पॉलीपेप्टाइड चेन है, तीन तीन। एक ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे रहेगा, और तीसरा ऐसे आ जाता है। मैं जैसे एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूं कि यहाँ पर अल्फा होता है। क्या होता है? अल्फा चेन। यहाँ एक अल्फा चेन होता है। तो आपके जो कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिक्स है, ये आपका क्या हो गया? ट्रिपल हेलिक्स। इस ट्रिपल हेलिक्स में तीन तीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ईच चेन को क्या कहते हो? अल्फा चेन कहते हो। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बात समझ में आ रही बेटे? आगे बढ़ते हैं। दिस इज ट्रिपल हेलिक्स, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात देखेंगे आप कि इस हेलिक्स की अगर हम बात करें तो आप क्या पाएंगे? इस हेलिक्स में प्रत्येक टर्न्स में तीन तीन अमाइनो एसिड्स होता है। जैसे कि आपको बताया था कि अल्फा हेलिक्स में एक टर्न में 316 अमाइनो एसिड होता है, इसके एक टर्न में 3 अमाइनो एसिड होता है। याद रखिएगा आप लोग, ये कभी कभी पेपर में आ सकता है। और इस पर पेपर में आया है, CSIR जून 2014 के पेपर में सवाल पूछा है, आपसे बनवाएंगे। इसलिए इसको पूरा एंड तक मेरे साथ देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कोलेजन बनने के बाद सिक्रीट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में। वहां पर ये ऑर्गेनाइज हो जाता है आपके एक इनसॉल्युबल फाइबर्स ऑफ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब साफ है कि कोलेजन भी लाइक अल्फा केराटिन्स, अल्फा केराटिन की तरह आपका कोलेजन भी होता है, जिसका काम है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, सेल में जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ताकत देता है। इसको पॉइंट लिख दीजिएगा बेटे, ताकत देता है कोलेजेंस। और ये कोलेजेंस सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, क्योंकि स्किन में इसकी बहुतायत पाई गई, बहुत ज्यादा स्किन में होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े हम। चलिए, ठीक है। इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्वाइट डिफरेंट है अल्फा हेलिक्स से। यहाँ पे क्या है? ट्रिपल हेलिक्स होता है, ट्रिपल हेलिक्स, याद रखिएगा। ये लेफ्ट हैंडेड है, माइंड यू लेफ्ट हैंडेड। कल को यही सवाल पूछ देगा आपसे पेपर में कि ये ट्रिपल हेलिक्स है कि क्या है, ये लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। दिस इज लेफ्ट हैंडेड। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बढ़े। चलिए, एग्जिस्टेंस की बात करें, मतलब ये कोलेजन प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में यानी मैमल्स की बात करें, कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स हो, कार्टिलेज हो, बोन के ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक, आई बात समझ में? आई के कॉर्निया में भी कोलेजन प्रोटीन्स पाया जाता है, और वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कोलेजन पाया जाता है। ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल, जहां भी स्ट्रेंथ की बात करोगे वहां कोलेजन पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। तो क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई दुविधा किसी को नहीं? आगे हम बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी आशा करता हूं। चलिए अब हम बात करेंगे कोलेजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। अभी थोड़ा ग्लिम्स दिया था आपको, ट्रिपल हेलिक्स होता है, बट थोड़ा और डिटेल में घुसते हैं इसके। ये भी एक क्वाइल है, ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, 1 2 और 3 3 3, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया कि ये ट्रिपल हेलिक्स है, इसका मतलब इसमें तीन तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। इसमें जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रत्येक चेन को कहते हैं अल्फा चेन कहा जाता है, और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर ट्विस्टेड होता है। ऐसे एक ये हो गया, अब तीसरा इसमें आकर और ट्विस्ट कर जाएगा, यानी तीनों एक दूसरे पर सुपर ट्विस्ट करके ये स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। अगर आप इसके इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहां पर ग्लाइसिन XY का एक रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लीजिए, कल को पेपर में यही पूछ देगा आपसे कि कोलेजन के इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो रिपीटिंग करता हुआ क्या है, ट्राइपेप्टाइड ग्लाइसिन XY। अब देखते हैं भाई ग्लाइसिन XY, तो X इसमें क्या होगा, X यहां हमेशा प्रोलीन होता है, प्रोलीन। Y यहां हमेशा 4 हाइड्रोक्सी, HYP का मतलब होता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है। क्या यहां तक क्लियर है? कोई समस्या तो किसी को नहीं है? यहां एक टास्क आपके लिए है जो आपसे पूछेंगे डाउट सेशन में, यहां ग्लाइसिन भी है और प्रोलीन भी है, तो क्या ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन अल्फा सेकेंडरी हेलिक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जवाब जरूर दीजिएगा, डाउट से पूछेंगे आपसे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये जो सुपर हेलिकल ट्विस्टिंग ये राइट हैंडेड है, कहने का मतलब ये है इस कोलेजन प्रोटीन में इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड राइट हैंडेड हेलिक्स में एक दूसरे पर ट्विस्ट करेगा, लेकिन कोलेजन जो है कोलेजन, लेकिन जो कोलेजन जो बनेगा लास्ट में ये आपका ओवरऑल क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। ये बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन राइट हैंडेड हेलिक्स में ट्विस्ट करेगा, लेकिन जब कोलेजन बन जाती है तो कोलेजन का ओवरऑल लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। ठीक, क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे वर्टिब्रेट में बहुत सारे पाए जाते हैं टाइप्स ऑफ कोलेजन, बट आउट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कोलेजन आप क्या पाएंगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंटली फाउंड कोलेजन है जो ह्यूमन बॉडी में पाए। 95% ह्यूमन बॉडी में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कोलेजन ही पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आपको एक टेबल दिया है कि टाइप 1 में कौन सा चेन का कंपोजिशन दिया है, याद भी कर सकते हैं। टाइप 1 स्किन में पाया जाता है, बोन में, टेंडन में, ब्लड वेसल्स में, कॉर्निया में। टाइप 2 पाया जाता है कार्टिलेज में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, यानी जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है पीछे में उसमें डिस्क होता है उसमें पाया जाता है। और साथ में तीसरा जो है वह ब्लड वेसल्स और फीटल के स्किन में पाया जाता है। कल को यही आपसे पूछ देगा, ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दे देगा, चेन का कंपोजिशन दे देगा, डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, बोलेगा इसको मैच करो। इसको मैच करने भी सवाल में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टाइप 1 के बारे में बताते हैं, क्योंकि टाइप 1 सबसे ज्यादा बॉडी में पाया जाता है। कभी कभी टाइप 1 के बारे में आपसे पूछ देगा। टाइप 1 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, जिसका टोटल मोलिकुलर वेट है 285 किलो डाल्टन। रॉड लाइक शेप होता है, इसकी लंबाई है 3000 एंगस्ट्रॉम, चौड़ाई है 14 एंगस्ट्रॉम, यानी 14 एंगस्ट्रॉम। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम अमाइनो एसिड के कंपोजिशन की बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में अभी कभी लिखिए आप, ग्लाइसिन इसमें 35% पाया जाता है, या कभी किसी किसी किताब में दिया होता है 1/3 टोटल अमाइनो एसिड का 1/3 सिर्फ ग्लाइसिन होता है।
11% एलानिन पाया जाएगा, 21% प्रोलिन होता है और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन होता है। ये कॉपी में लिख लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कल को ये आपसे पूछ देगा। यहां तक क्लियर बेटे? मजा आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है तो। जो मैंने अमाइनो एसिड का नाम बताया उनका क्या क्या स्पेसिफिक रोल होता है कोलेजन में, इसको अभी पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कल को अमाइनो एसिड रोल से ही आपसे सवाल पूछ देगा तो आप फंस जाओगे ना, जान लो अभी। इसमें जो ग्लाइसिन जो है, याद रखिएगा, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन के एवरी थर्ड पोजीशन, यानी अगर ये चेन आपका है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड के 3 पॉलीपेप्टाइड है, तीनों ट्विस्ट किया है, तीनों जहां मिलेंगे ट्विस्ट करेंगे तो जंक्शन मिलेगा ही, उसके जंक्शन पर जो तीसरा स्थान होगा प्रत्येक थर्ड पॉइंट पर क्या होगा, एक ग्लाइसिन रेजिड्यू पाया जाता है। क्योंकि ग्लाइसिन काफी छोटा होता है, आपको बता चुका हूं कि ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का साइड चेन छोटा होता है, ये कहीं भी छोटे जगह पर भी आसानी से ये पैक हो जाएगा। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं हो रही है? आगे हम बढ़ते हैं। और ये हमेशा जहां भी तीनों, मान लीजिए 2 पेप्टाइड तीसरा यहाँ आ गया, जहां ये तीनों आपस में मिलेंगे, ये पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पर हमेशा ग्लाइसिन पाया जा रहा है एवरी थर्ड पोजीशन, याद रखना। प्रोलीन और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन ये परमिट करता है कि कोलेजन हेलिक्स में ट्विस्टिंग है, ऐसे ट्विस्ट आ जाए। आपको पता है अगर प्रोलीन किसी हेलिक्स के अंदर चला गया तो वहां ट्विस्टिंग कॉज करता है, और उस ट्विस्टिंग के लिए जरूरत है कि प्रोलीन और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन वहां रहे। अब सवाल ये है कि भाई ये प्रोलीन और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन क्या है? यहाँ तो ये 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, ये 3 हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, और ये है 5 हाइड्रोक्सी लाइसिल है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अभी कभी पॉइंट लिखना कॉपी में ध्यान रखना। प्रोलीन अमाइनो एसिड को प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में और एस्कॉर्बिक एसिड के प्रेजेंस में भी इस प्रोलीन को हम कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके 4th कॉलम पर हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया, या इसके 3rd कॉलम पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया। ये हमेशा प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, और इस एंजाइम को काम करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड की जरूरत पड़ती है, तभी आपका क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनेगा। जब बनेगा 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन तो याद रखना ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन हमेशा कोलेजन को एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देती है, और वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा ब्रिजिंग करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। क्यों ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण है। कारण ये है किसी किसी बच्चे में या किसी किसी के शरीर में अगर एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की कमी हो जाए, उसके कमी से क्या होता है, यानी विटामिन सी डेफिशिएंसी से क्या होगा कि आपका प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा, और आपका और आप उससे क्या होगा कि आपका हाइड्रोक्सी प्रोलीन नहीं बनेगा, और इसके नहीं बनने के कारण क्या होता है कि आपका जो कोलेजन जो होगा ये डैमेज हो जाएगा, कोलेजन ढंग से नहीं बनेगा, कोलेजन टूट जाएगा, और वह पर्टिकुलर टिश्यू वीक हो जाएगा। इसी से होता है स्कर्बी। स्कर्बी नामक जो डिजीज है विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है। क्यों? क्योंकि जब विटामिन सी नहीं रहेगा तो प्रोलीन हाइड्रोक्सिल एंजाइम काम नहीं करेगा, जब वह काम नहीं करेगा तो आपका प्रोलीन कभी भी हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट नहीं होगा। इस पॉइंट को लिख लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आई बात समझ में? कोई समस्या तो किसी को नहीं हो रहा है? आगे हम बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा है लाइसिन और हिस्टिडीन। इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाइसिन और हिस्टिडीन ही कोलेजन में किसी भी प्रकार के क्रॉस लिंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जिस तरीके से अल्फा केराटिन में सिस्टीन अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि अल्फा केराटिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है और वही उसकी क्रॉस लिंकिंग करती है, लेकिन कोलेजन में किसी भी प्रकार का डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनता है। ये कॉपी में लिख लीजिए, वहां पर हमेशा लाइसिन और हिस्टिडीन आपस में मिल करके क्रॉस लिंक करते हैं, ये उनको स्टेबिलिटी देती है। अभी क्रॉस लिंक कैसे करते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड मैनुअल में बताता हूं। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं बेटे? आगे बढ़े चलिए। अब ये देखिए
कि आपका लाइसिन हिस्टीडीन कैसे क्रॉस लिंक करता है, बस ओवरऑल समझना, डिटेल समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ, इस लाइसिन, दोनों लाइसिन मॉलिक्यूल पर, ये देखिए ये आपका CO है, ये अल्फा कार्बन है, इस पर NH है, ये CO अमाइनो एसिड है, इसका ये साइड चेन, दिस इज साइड चेन, इसके साइड चेन पर एक एमीन ग्रुप था, इस एमीन को हटा करके क्या किया, एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, उसके एमीन ग्रुप को हटा करके जो उसके साइड चेन पर होता है, गामा कार्बन। मैंने बताया था पहले भी कि लाइसिन का साइड चेन का जो गामा कार्बन है, उस पर जो एमीन ग्रुप है काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा बायोलॉजिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे यहाँ करिए। क्लियर हो गई? ठीक है, आप देखिए, तो लाइसिन, जब लाइसिन के साइड चेन के अल्फा कार्बन पर जब एमीन को हटा करके एल्डिहाइड डालोगे तो ये ऑल लाइसिन बन जाएगा। दोनों को कंबाइन करो, याद हो मैंने आपको पढ़ाया था, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाया था, दोनों का दोनों एल्डिहाइड है, यहाँ अल्फा कार्बन होगा। डिटेल नहीं आना है, मैं जैसे ओवर भी बता रहा हूँ समझने के लिए, यहाँ पर मैं क्या नहीं पढ़ना है बेटे, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों को जोड़ दो, देखो यहाँ क्या होना, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो गया। मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है बेटे? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस ऑल लाइसिन अल्डोल रिएक्शन पर, अल्डोल कंपाउंड पर क्या होगा, हिस्टिडीन आएगी। अब जरा मॉर्फोलॉजी देखना, बस समझा दूंगा, मजा आएगा। ये हिस्टिडीन करता क्या है, यहाँ जो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है ना, इस बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ करके हिस्टिडीन से, हिस्टिडीन के नाइट्रोजन से अटैक करा। देखो यहाँ पर देखा, ये दोनों के बीच बॉन्ड टूटा नहीं टूटा, है ना, टूटा ना बेटा, ये दोनों के बीच बॉन्ड टूट गया। टूटने से क्या हुआ, यहाँ एक H आके बैठ गया, यहाँ H आके बैठा, और इस कार्बन, ये कार्बन जो है आपका इस हिस्टिडीन से जाके, हिस्टिडीन के साइड से जाके अटैक कर गया, और वहां बन गया साइड चेन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया बेटे? मजा आ रहा है? अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा कि यहाँ जो ये लाइसिन जो बाइंड आपस में है, इसके बाइंडिंग से देखिए यहाँ पर अभी भी एक अल्डिहाइड ग्रुप क्या है, फ्री घूम रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन नाम का एक कंपाउंड, एक अमाइनो एसिड आएगा जो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है। ये आएगा और ये करेगा क्या, क्योंकि यहाँ एक अल्डिहाइड ग्रुप खाली था, तो इस अल्डिहाइड का O तोड़ करके इस अमाइनो एसिड का ये जो N था, ये नाइट्रोजन ग्रुप था, इसके साथ जाकर के जुड़ गया। जुड़ने से फाइनली आपको क्या मिल गया, हिस्टिडीनो हाइड्रोक्सी मेरोडेस्मोसिन। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, आपके कोलेजन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। और एक चीज और ध्यान, आपने ध्यान दिया होगा, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन, 3 हाइड्रोक्सी प्रोलिन, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, ये सब क्या है, ये सब अनयूजुअल अमाइनो एसिड है। यानी जब कोलेजन प्रोटीन आपके मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम पर जब बन जाता है, बनने के बाद में ये क्या है, PTM है, यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। जब कोलेजन बन जाता है, बनने के बाद में क्या होगा, यहाँ एक प्रोलीन है, यहाँ भी प्रोलीन है, और यहाँ लाइसिन है। इस प्रोलीन और लाइसिन पर क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करते हैं यूजिंग प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज इन केस ऑफ प्रोलीन, और लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज इन केस ऑफ लाइसिन। आशा करता हूँ यहाँ तक अपने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप समझ पाए होंगे। आया मजा? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं बेटे? आगे हम बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं कोलेजन के बारे में, जो आ सकता है पेपर में। फीचर्स, पहला फीचर्स क्या है, कोलेजन ऐसे सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा जो सॉल्वेंट इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक इंटरेक्शंस के पैटर्न को तोड़ता है। यानी सिंपल है, ये हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। यानी यहाँ लिखोगे, कंक्लूजन ड्रॉ किया मैंने, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, याद रखना। ठीक, चलिए, कोलेजन का जो तीनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हूबहू पॉलीप्रोलिन 2 हेलिसेस के समान दिखता है। आप जब देखोगे ना, पॉलीप्रोलिन 2 हेलिसेस बनता है, ये सेकेंडरी हेलिक्स बनता है। ये पॉलीप्रोलिन 2 हेलिसेस जो है एकदम सिमिलर है कोलेजन के तीनों पॉलीपेप्टाइड के समान। कोलेजन में 3 पेप्टाइड चेन है ना, तीनों पेप्टाइड चेन की तरह दिखता है क्या, पॉलीप्रोलिन 2 हेलिसेस दिखता है। यही बताना चाहिए, कल को यही पूछ सकता है आपसे। दूसरा बात,
ये कोलेजन और ज्यादा आपस में असेंबली करता है, ट्विस्टिंग करता है, तो ये सुप्रा मोलिकुलर असेंबली करके जो स्ट्रक्चर देगा आपको उसका नाम है ट्रोपोकोलेजन। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोकोलेजन। जब फर्दर कोलेजन आपस में सुपर हेलिकल में असेंबली करता है तब। दूसरी बात, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स में इतना टाइट रैपिंग होता है कि इसकी स्टेबिलिटी स्टील वायर के स्ट्रेंथ से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। मतलब आप अगर स्टील का वायर ले लो और कोलेजन ले लो तो कोलेजन की स्टेबिलिटी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ताकत इस स्टील वायर से ज्यादा होती है। समझो कितना स्ट्रॉन्ग कोलेजन होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हो रही है? आगे बढ़े, चलिए। दूसरी बात कि ग्लाइसिन प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन आपके कोलेजन में इतना ज्यादा पाया जाता है कि इसके एबंडेंसी के कारण ऐसा लगता है कि इस कोलेजन में जो पॉलीपेप्टाइड है उसका जो कॉन्फर्मेशन है वह कॉन्फर्मेशन पॉलीग्लाइसिन 2 और पॉलीप्रोलिन 2 की तरह दिखता है। मतलब आप ग्लाइसिन को भी पॉलीमराइज करोगे तो भी आपका सेकेंडरी हेलिक्स बना देगा, उसी तरह प्रोलिन को भी अगर पॉलीमराइज करोगे तो भी आपका एक सेकेंडरी हेलिक्स बनाता है। इस दोनों के समान दिखाई देता है कोलेजन का तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन। यही बताना चाहिए, कल को यही सवाल पूछ सकता है आपसे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे हम बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल है जो मैंने बताया था मैं डालूंगा, ये सवाल है CSIR नेट JRF जून 2014 का पेपर का सवाल है। इस सवाल का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कोशिश करो बनाने का। 10 मिनट के बाद जब डाउट सेशन लेंगे वहां इनको क्लियर करें। और जो बच्चे नहीं देख पाएंगे रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा, बनाइए इसको और लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़े, चलिए। एक सवाल है, मैंने पढ़ाया तो नहीं है बट थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी। सवाल यहाँ ये है कि एक अल्कलीन फॉस्फेटेज एंजाइम है, इसका पीआई है 5, इसको सेपरेट करना है मिक्सचर प्रोटीन से जहां का पीएच है 7। क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि अमाइनो एसिड पर चार्ज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसी चार्ज कैलकुलेशन पर आधारित सवाल है कि अगर पीएच 7 है और इस एंजाइम का पीआई 5 है तो आप इसमें से कौन सा टेक्निक अप्लाई करोगे? इस एंजाइम को मिक्सचर प्रोटीन से बाहर सेपरेट करेंगे। कोशिश करना बनाने का, नहीं बने तो मैं जब आऊंगा डाउट सेशन में तो एकदम ब्रीफ में चारों के बारे में पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है? इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट दीजिए बेटा जल्दी से। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये भी सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में दिया है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा और थोड़ा बहुत मैंने पहले से पढ़ा भी रखा है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में पढ़ा रखा हूं। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसको आपको निकालना है। इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए गाइस। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं पढ़ा चुका हूं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है पढ़ा चुका हूं। फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको पता होगा। कोशिश करना सवाल को बनाने के लिए। ये सारे सवाल JNU CEEB 2019 के पेपर से दिए गए। बनाना इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। उसी तरह ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इसको कर लेना, छूट गया ये। इसका बनाना, ये मैं पढ़ा चुका हूं। किडनी का फिजियोलॉजी, किडनी की फिजियोलॉजी पर मैं लेक्चर ले चुका हूं। मेरे यूट्यूब सेक्शन में जाकर देखना, एनिमल फिजियोलॉजी के सेक्शन में आपको किडनी के यूरिन फॉर्मेशन के फिजियोलॉजी पे पूरी की पूरी लेक्चर रखेगी, वहां से पढ़ना। वही से सवाल पूछा है JNU का। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये सवाल मैं जानबूझ के दिया हूं कि आप कैसे पेप्टाइड चेन को क्लिप करोगे और कितना फ्रेगमेंट बनता है। ये सवाल CSIR जून 2014 का पूछा हुआ सवाल है, लाइफ साइंस में पूछा है। बनाना इसको, बहुत मजेदार सवाल है, मजाना इसको। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, तब याद भी होगा, तब मजा भी ज्यादा आएगा। क्योंकि अभी तक CSIR जून में CSIR हुआ नहीं था, कोरोना की वजह से आगे से पोस्टपोन हुआ। देखिए कब होता है, दिसंबर में होता है, कब होता है CSIR। तो CSIR के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखते रहिएगा। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए बच्चे हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और भी इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तब तक अलविदा, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना हमेशा जिंदगी में।